हाय, दिस इज़ प्रशांत सिंह। स्वागत है आपका द सिलेबस के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। और आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कैलकुलेशन होता है। तो जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास में, हमारे जहन में मेनली दो चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास में WPI और दूसरा आता है हमारे पास में CPI। अब ये WPI और ये CPI आखिर होते क्या हैं, तो एक एक करके हम इनके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी चीज़ की इस लेवल पर आकर मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि होलसेल क्या होता है और रिटेल क्या होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी कि होलसेल या थोक मूल्य क्या है और रिटेल या खुदरा मूल्य क्या है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब भी इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम जब भी इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने उसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब हम होलसेल लेवल पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब हम थोक मूल्य के आधार पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक इंडेक्स है WPI या होलसेल प्राइस इंडेक्स। और वहीं पर जब हम रिटेल लेवल पर डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमने इंडेक्स बनाया हुआ है उसको हम बोल रहे हैं CPI, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ की इन दोनों ही इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जब हमको होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो WPI का यूज़ करते हैं। जब हमको कंज्यूमर या रिटेल लेवल पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो हम CPI का यूज़ करते हैं। तो दोनों के ही बारे में मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि WPI के बारे में। तो WPI की अगर मैं बात करूँ तो WPI में आपने देख लिया है कि जो डेटा का कलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, तो वो होलसेल लेवल पर हो रहा है। इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डेटा कैलकुलेट हो रहा है, ये डेटा पब्लिश हो रहा है, ये आखिर कर कौन रहा है और कब कर रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखने लायक चीज़ ये है कि ये जो WPI के डेटा का कैलकुलेशन हो रहा है वो महीने में एक बार होता है, मंथ में एक बार होता है, और उसको कैलकुलेट और पब्लिश करने की जो जिम्मेदारी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि डेटा का कैलकुलेशन जो है वो होलसेल लेवल पर हो रहा है, इसलिए ये आपके लिए जो WPI है वो थोड़ा उसका कैलकुलेशन इजी हो जाता है एज कंपेयर टू CPI के। तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि क्योंकि डेटा का कैलकुलेशन आप क्या कर रहे हैं, आप होलसेल लेवल पर कर रहे हैं, आपको रिटेल शॉप पे जाकर अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए आपका जो WPI इंडेक्स है उसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा CPI के कंपेयर में इजी माना जाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ ये बोल रही है कि जो WPI है उसमें जो डेटा का कैलकुलेशन होता है वो आखिर काम कैसे करता है या डेटा कैलकुलेट कैसे होता है। तो WPI में जो डेटा का कैलकुलेशन होता है उसमें एक बास्केट का यूज़ किया जाता है। उस बास्केट को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे मैं आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझाऊंगा। उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम है और फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जैसे प्रोडक्ट भी शामिल किए गए। तो मेनली बास्केट है, उस बास्केट में कुछ प्रोडक्ट रखे गए हैं। टाइम टू टाइम कुछ प्रोडक्ट को इससे हटा दिया जाता है और कुछ प्रोडक्ट को इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो थोड़ी देर में उसकी भी बात करेंगे। दूसरी चीज़, आपने नेशनल इनकम जब आप पढ़ रहे थे तो आपने वहाँ पर बेस ईयर का कॉन्सेप्ट देखा हुआ था। तो यहाँ पर भी WPI के लिए एक बेस ईयर बनाया गया है और प्रेजेंट में जो बेस ईयर है वो 2011-12, और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो जाए। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में जो बेस ईयर है वो 2011-12। तीसरी चीज़ कि जो WPI का कैलकुलेशन हो रहा है उसमें एक फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है। तो कौन से फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है, तो आपको याद ये रखना है कि उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं लेस्पेयर्स फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? तो आपको दो तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला है, तो लेस्पेयर फॉर्मूला है। बेस ईयर क्या है, तो 2011-12 बेस ईयर है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो मेनली 3 पार्ट में। कौन डेटा कलेक्शन और पब्लिकेशन का काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, महीने में एक बार करती है। तो इतनी चीज़ें आपको WPI के बारे में याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें जो 3 पार्ट अभी मैंने आपको बताए थे उसमें क्या क्या वेटेज है। तो इसको समझने से पहले आप ये बास्केट देख लो कि आखिर ये बास्केट में है क्या। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ये जो बास्केट है, इस बास्केट को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला प्राइमरी प्रोडक्ट रखे गए, उसमें प्राथमिक वस्तुओं को रखा गया है। दूसरा मैन्युफैक्चर्ड आइटम रखे गए हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या विनियमित या विनिर्मित वस्तुओं को रखा गया है इसमें। और तीसरा फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, लुब्रिकेंट, LPG जैसे प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया गया। प्रेजेंट में इस WPI के बास्केट में जो प्रेजेंट में गुड्स हैं, नंबर ऑफ गुड्स हैं, वो है टोटल 697। कुछ टाइम पहले इसमें
जो प्रोडक्ट थे वो कम थे, बाद में इसमें अपडेशन हुआ था और अपडेशन के बाद में इसमें प्रेजेंट में 697 प्रोडक्ट जो हैं वो शामिल किए गए। इन्हीं 697 प्रोडक्ट के बेस पर क्या कर रहे हैं आप, WPI का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो WPI का जो कैलकुलेशन होगा वो प्रेजेंट में सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट के बेसिस पर ही होगा, या जितने प्रोडक्ट बास्केट में प्रेजेंट है सिर्फ उनके ही बेसिस पर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखने लायक चीज ये है कि जब मैं प्राइमरी गुड्स की बात करता हूं तो प्राइमरी गुड्स में जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो है प्रेजेंट में 117। मैन्युफैक्चर्ड आइटम की जब बात करेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम में 564 प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया गया है, और थर्ड कैटेगरी है इसकी फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी जैसे प्रोडक्ट जो हैं उनके 16 प्रोडक्ट को इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक बास्केट है। अगर वेटेज के बेसिस पर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर जो वेटेज है वो है किसका, वो है वेटेज मैन्युफैक्चर्ड आइटम का, 64.97% अप्रोक्सीमेटली। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो वेटेज है वो है प्राइमरी प्रोडक्ट का, और थर्ड जो वेटेज है यहाँ पर बास्केट में वो है 14.91% फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी या थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है उसमें। तो यहाँ पर आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि मैक्सिमम वेटेज होने के कारण सबसे ज़्यादा जो बास्केट के प्राइस को अफेक्ट करेगा वो कौन सा पार्ट होगा, वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होगा। थोड़ी देर में इसको और डिस्कस करेंगे हम, तो बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बास्केट तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो WPI में जब हम बास्केट का कैलकुलेशन कर रहे थे या बास्केट में रखे प्रोडक्ट के बेसिस पर जब हम WPI का कैलकुलेशन कर रहे थे तो WPI में मेनली 3 समस्याएं देखने को मिल रही थी। इन 3 समस्याओं को समझने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो ये बास्केट होता है, इस बास्केट के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। क्या रूल बनाए गए हैं? तो रूल ये बनाया गया है कि कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, कि मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट में 697 प्रोडक्ट को शामिल किया गया है तो कब तक ये 697 प्रोडक्ट रह सकते हैं? तो जब शामिल किए गए उससे लेकर 5 साल तक ये 697 प्रोडक्ट रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? तो 5 साल तक तो इनको मिनिमम रहना ही पड़ेगा। अपडेशन जो होगा वो 5 साल के बाद होगा, और अगर मान लीजिए कि अपडेट नहीं कर रहे हैं तो कब तक नहीं कर सकते? तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 साल की है। तो 5 साल के बाद और 10 साल के पहले इसको चेंज करना जरूरी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज कि किन प्रोडक्ट को बास्केट में शामिल किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पहले तो यूज में थे लेकिन अभी प्रेजेंट में यूज में नहीं। तो बास्केट में जो अपडेशन होता है वो इन्हीं बेसिस पर होता है कि पहले जो प्रोडक्ट पहले से शामिल हैं मान लीजिए, और उनकी मार्केट में डिमांड जो है वो डाउन हो गई, तो डिमांड के डाउन होने के कारण उनका जब बास्केट में उनको शामिल किया जाएगा या बास्केट में वो प्रेजेंट रहेंगे तो वो भी बास्केट के प्राइस को अफेक्ट करेंगे। तो फिर क्या किया जाता है कि जब भी हम बास्केट को अपडेट करते हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट को बास्केट से बाहर कर देते हैं जो प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड धीरे धीरे डाउन हो गई। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उनकी डिमांड में इंक्रीमेंट होगा लेकिन वो प्रोडक्ट पहले से बास्केट में शामिल नहीं है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को बास्केट में शामिल कर देते हैं जिनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम बास्केट को अपडेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैंने आपको ये बोला कि मेनली WPI में 3 समस्याएं देखी गई। 3 समस्याएं देखी गई तो एक कमेटी बनी थी फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के अध्यक्षता में, और उनको क्या लगा, उनको लगा कि WPI में मेनली कुछ कमियां हैं, मेनली 3 ये कमियां हैं जिसके बेसिस पर उन्होंने ये बोला था कि WPI की जगह आप CPI को मेन इंडेक्स बनाइए। अब मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है वो काम करेंगे रेगुलेशन का। तो आपने पिछले वीडियो में ये समझ लिया है कि मार्केट में ना ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा है ना ज़्यादा डिफ्लेशन अच्छा है। तो यहाँ से जब हमको पता चलता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो उसको लिए फिर क्या किया जाता है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेस है वो क्या था, तो जब तक मेन इंडेक्स WPI था तब तक उसका बेस क्या था, WPI था। लेकिन जब उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया कि WPI की जगह CPI को मेन इंडेक्स बनाया जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो बेस हो गया वो क्या हो गया, वो CPI हो गया। तो प्रेजेंट में CPI के बेसिस पर ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि CPI को मेन इंडेक्स बना दिया गया तो WPI को खत्म कर दिया गया, नहीं, WPI का भी कैलकुलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो उर्जित पटेल कमेटी बनी थी
और सुरजीत पटेल कमेटी ने यह देखा कि WPI में मेनली 3 समस्याएं हैं और उन्हीं 3 समस्याओं के बेसिस पर उन तीनों समस्याओं को ओवरकम किया गया कहाँ, CPI में, और यह बोला गया कि WPI की जगह CPI को मेन इंडेक्स बनाया जाए। एक एक करके उन तीनों प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि WPI द प्राइस मूवमेंट ऑफ गुड्स इज ट्रैक्ड एट होलसेल लेवल। तो यहां पर यह बोल रहा है कि जो WPI का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें जो हम प्राइस ले रहे हैं वो होलसेल लेवल पर ले रहे हैं। तो अब बात यह आती है कि अगर कोई कंज्यूमर है, अगर मैं हूं, आप है, तो क्या हम हर टाइम होलसेल मार्केट से ही अपने प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हैं? अगर हमको कोई कपड़े खरीदने हैं तो क्या हम होलसेल से जाकर और कपड़े खरीद के आते हैं, या कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट लेना है तो क्या हम होलसेल से हर बार लेकर आते हैं? नहीं। तो हमारा जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ होता है? वो रिटेल में होता है। लेकिन यहां पर तो होलसेल प्राइस लिए जा रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर के एक्यूरेट या एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर का पता चल ही नहीं पा रहा है, इसलिए यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने बोला कि WPI की जगह CPI को मेन इंडेक्स बनाओ। सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बोला कि WPI बास्केट सर्विस आर नॉट इंक्लूडेड। तो WPI का जो आपने बास्केट देखा था, जो आपने 3 पार्ट देखे थे, उन तीनों पार्ट में आपको कहीं पर भी सर्विस नहीं दिखाई। पहले पार्ट में आपने देखा कि प्राइमरी प्रोडक्ट है, दूसरे पार्ट में आपने देखा कि सेकेंडरी गुड्स हैं, और तीसरे में आपने फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी जैसे प्रोडक्ट को देखे थे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सर्विस को इंक्लूड ही नहीं किया गया। तो जो मैं एजुकेशन में खर्च कर रहा हूं, जो मैं मेडिकल में खर्च कर रहा हूं, जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है, बैंकिंग में खर्च हो रही चीजें, या जो टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, जो मेरा कहने का मतलब है कि जो सर्विस सेक्टर में हम एक्सपेंड कर रहे हैं पैसे को अपने, वो पैसे का कैलकुलेशन कहाँ हो रहा है? तो जब सर्विस इंक्लूड ही नहीं है तो हमारे उस एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा, तो एक्यूरेट इन्फ्लेशन का पता चल पाना यहां से मुश्किल है। इसलिए यह बोला गया कि WPI की जगह CPI को क्या किया जाए? मेन इंडेक्स बनाया जाए। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है इसमें वो किसका है? तो आपने सेकेंड पार्ट देखा था, 564 प्रोडक्ट जो है वो किसके हैं? 697 में से मैन्युफैक्चर्ड आइटम के। तो 564 प्रोडक्ट जो हैं वो किसके हैं? मैन्युफैक्चर्ड आइटम के हैं। तो बास्केट को सबसे ज्यादा जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम में ही हो रहा है, या फिर प्राइमरी या सर्विस सेक्टर में हो रहा है? तो यहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइमरी और सर्विस सेक्टर में हो रहा है, इसलिए यहां पर मैक्सिमम वेटेज जो है वो मैन्युफैक्चर आइटम का होने के कारण जो कंज्यूमर है उसके एक्यूरेट एक्सपेंडिचर का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए तीसरे पॉइंट में बोला गया कि WPI की जगह क्या किया जाए? CPI को मेन इंडेक्स बनाया जाए। और इन्हीं उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा क्या किया गया? बोला गया कि जो WPI है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इन तीनों कमियों को दूर किया जाए CPI में, और CPI को क्या कर दिया जाए? मेन इंडेक्स बनाया जाए। उर्जित पटेल कमेटी ने ही एक सुझाव दिया था, आपको वो भी समझना चाहिए कि उर्जित पटेल कमेटी ने क्या बोला था। उर्जित पटेल कमेटी ने ये बोला था कि जो CPI का रेट है उसको आप क्या करें? उसको आप डाउन करें, और डाउन करते 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 आप कहां तक लेकर आए? तो आप उसको लेकर आए 4% तक। और 4% लाने के बाद में उसमें एक पैरामीटर सेट कीजिए। तो पैरामीटर क्या? +2 और -2। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने ये बोला था कि जो CPI है, CPI का जो रेट हो महंगाई का या इन्फ्लेशन का, वो 2% से कम नहीं होना चाहिए, और +2 मतलब 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइडल कंडीशन 4% की बताई उन्होंने, और +2 और -2 का पैरामीटर दिया, और उन्होंने ये बोला कि 2% से लेकर 6% तक जो है वो CPI वर्क करना चाहिए, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये WPI था। WPI में जो उर्जित पटेल कमेटी ने 3 प्रॉब्लम देखी थी और उसके बेसिस पर रिकमेंडेशन दिया था कि CPI को मेन इंडेक्स बनाया जाए, तो उसकी हमने अभी बात की थी। दूसरी चीज कि ये जो बास्केट होता है, इस बास्केट में मेनली 3 चीजें आपको और समझनी चाहिए। क्या 3 चीजें? तो एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब मैंने यहां पर बोला कि ये जो बास्केट है, इस पूरे बास्केट में जो प्रोडक्ट है वो है 697। तो जब हम WPI का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इन्हीं प्रोडक्ट के बेस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम WPI का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इन्हीं प्रोडक्ट के बेस पर कर रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं। बास्केट में जितना है उसी के बेसिस पर। तो जब टोटल 697 प्रोडक्ट के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन।
बात समझ में आ रही है? तो जब टोटल के बेसिस पर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और लगातार आप पढ़ते हैं कोर इन्फ्लेशन जैसा टर्म आपने सुना होगा। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इस बास्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो वोलेटाइल, जिनके रेट में सडनली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मान लेते हैं कि 697 में से 97 प्रोडक्ट जो है वो वोलेटाइल है, उनके रेट में फ्लक्चुएशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, हम उन प्रोडक्ट को कैलकुलेशन का पार्ट नहीं मानते, हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं 600 प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो जब हम 600 प्रोडक्ट के बेसिस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट को हम हटा दे रहे हैं जो जिनके रेट में सडनली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, उस इन्फ्लेशन को हम बोल रहे हैं कोर इन्फ्लेशन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिए, यहां पर हेडलाइन जो बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि इट इज इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड यूजिंग ऑल द आइटम इन द बास्केट। मतलब कि जितने भी टोटल प्रोडक्ट हैं, 697 प्रोडक्ट हैं, तो 697 प्रोडक्ट के बेस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो रहा है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है और इसमें कुछ भी नहीं। और जब हम उनमें से ऐसे प्रोडक्ट को हटा दे रहे हैं जैसे कि फूड हो गया, फ्यूल आइटम हो गए, तो इनको जब हम बाहर कर दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है, इनको जब हम बाहर कर दे रहे हैं तो बाहर करने के बाद हमारे पास में क्या बच रहा है, हमारे पास में मेनली मैन्युफैक्चर्ड आइटम बच रहा है। तो जब हम ऐसे प्रोडक्ट के बेसिस पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं जिनके प्राइस में सडनली चेंजेस देखने को नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल रहे हैं कोर इन्फ्लेशन। आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। दूसरी चीज कि एक टर्म यूज होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या है? तो स्क्यूफ्लेशन जो है वो एक प्रोसेस है। अब कैसी प्रोसेस है, तो यहां पर समझ लीजिए कि अब जैसे मैंने ये बोला कि एक बास्केट है, इस बास्केट में क्या किया गया है, इस बास्केट में 3 पार्ट रखेगा। 3 पार्ट में टोटल प्रेजेंट में 697 प्रोडक्ट हैं। तो कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके प्राइस में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो हम जो कंपेयर कर रहे हैं तो हम बास्केट के एवरेज प्राइस के बेसिस पर कर रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम बास्केट के एवरेज प्राइस के बेसिस पे कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है वो बास्केट के प्राइस को क्या कर रहे हैं, अप ले जा रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनके प्राइस में डिक्रीमेंट हो रहा है वो बास्केट के प्राइस को क्या कर रहे हैं, डाउन ले जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, खिंचाव की स्थिति है, एक इलास्टिसिटी बन रही है। तो यहां पर बास्केट के प्राइस में जो खिंचाव आता है उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हम स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हम स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। तो ये WPI था जो हम होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन कर रहे थे। सेकंड साइड होता है हमारे पास में CPI। कैलकुलेशन वगैरह सेम होता है, इसमें भी बास्केट का यूज किया जाता है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट रखे जाते हैं। तो CPI में मेनली अगर बात करें तो वहां पर हम देख रहे थे कि WPI में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो थी वो डेटा का कलेक्शन और पब्लिकेशन कर रही थी। यहां पर ये जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, तो CPI में ये जो जिम्मेदारी होती है वो होती है CSO की। बात समझ में आ रही है? यहां पर ये जो जिम्मेदारी होती है वो CSO के द्वारा की जाती है। दूसरी चीज कि जब CPI की बात करते हैं तो यहां पर जो डेटा का कलेक्शन होगा या यहां पर जो डेटा लिया जाएगा वो कंज्यूमर प्राइस या रिटेल प्राइस के बेसिस पर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम खुदरा मूल्य के आधार पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन CSO के द्वारा किया जा रहा है। तो CPI में हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में मेनली 4 इंडेक्स रिलीज किए गए। तो हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो 4 इंडेक्स क्या क्या, तो हमने बोला कि CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। दूसरा हमने बोला CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। तीसरा हमने बोला CPI फॉर रूरल लेबर। और चौथा हमने बोला CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तो यहां पर समझना यह है आपको कि इनको रिलीज कौन करता है। तो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर जो होगा उसको रिलीज करने का काम लेबर मिनिस्ट्री करेगी। CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर जो होगा उसको रिलीज करने का काम लेबर मिनिस्ट्री करेगी। रूरल लेबर जो होगा उसको रिलीज करने का काम लेबर मिनिस्ट्री करेगी। और लास्ट वाला जो इंडेक्स है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, सिर्फ उसको रिलीज करने का काम कौन करता था, CSO के द्वारा किया जाता था। बात समझ में आ रही है? तो पहले रिलीज किए जाने वाले 4 इंडेक्स में से ऊपर के 3 इंडेक्स लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी और लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो किसकी जिम्मेदारी थी, वो CSO की जिम्मेदारी थी। बात समझ में आ रही है? तो सिचुएशन ये है कि जो इंडेक्स पहले रिलीज हो रहे थे क्या अभी भी वही इंडेक्स रिलीज हो रहे हैं, तो नहीं, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए हैं, तो यहां पर
जो आपने पहला इंडेक्स देखा था उसका जो पहला था सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, वो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर तो आज भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। और कहां से रिलीज हो रहा है, तो वो कर रही है लेबर मिनिस्ट्री। वहां पर भी आपने देखा था लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी, यहां पर भी आपने देखा कि लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो डेटा का कलेक्शन होता है वो 78 इंडस्ट्रियल टाउन से डेटा कलेक्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। बात समझ में आ रही है। नीचे के 3 इंडेक्स जो पहले रिलीज होते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह कुछ नए 3 इंडेक्स आ गए। दूसरा इंडेक्स है इसमें सीपीआई फॉर रूरल, जिसमें 1182 रूरल एरिया से डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। थर्ड इंडेक्स इसमें सीपीआई फॉर अर्बन, जिसमें 310 एरिया से डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। और चौथा है जो रूरल और अर्बन को मिलाकर डेटा कलेक्ट करके और एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम सीपीआई फॉर कंबाइन बोल रहे हैं। तो वहां पर आपने देखा था कि ऊपर के 3 इंडेक्स लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी और लास्ट वाला जो इंडेक्स था वो किसकी जिम्मेदारी थी, सीएसओ की। लेकिन यहां पर जो करंट में 4 इंडेक्स रिलीज हो रहे हैं उसमें पहला इंडेक्स तो लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, लेकिन नीचे के बाकी के जो 3 हैं वो किसकी जिम्मेदारी है, तो वो है सीएसओ की। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो सीपीआई फॉर रूरल, सीपीआई फॉर अर्बन और सीपीआई फॉर कंबाइन है वो सीएसओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज कि डब्ल्यूपीआई के बास्केट में आपने देखा था कि उसको 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया गया, ठीक है। डब्ल्यूपीआई के बास्केट में आपने देखा था कि उसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्राइमरी प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड आइटम, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी। और उर्जित पटेल कमेटी ने 3 प्रॉब्लम भी बताए थे, तो एक एक करके मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, इसका यहां पर काम आएगा, तो आप ध्यान से सुनिए। कि पहला उन्होंने बोला था कि डेटा का कलेक्शन होलसेल लेवल पर हो रहा है। दूसरा बोला कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम का वेटेज सबसे ज्यादा है। और तीसरा उन्होंने ये बोला था कि सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया। तो उन तीनों कमियों को सीपीआई में दूर कर दिया गया है। तो यहां पर जो सीपीआई का बास्केट है, यहां पर जो सीपीआई का बास्केट है उस बास्केट को मेनली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। और 6 पार्ट में क्या क्या रखा गया है, तो पहले पार्ट में फूड एंड बेवरेजेस को शामिल किया गया है, टोबैको प्रोडक्ट, हाउसिंग, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, लुब्रिकेंट, पावर जैसे प्रोडक्ट। और जो सर्विस इंक्लूड नहीं थी कहां पर, डब्ल्यूपीआई में, तो उसको भी क्या किया गया, सीपीआई में इंक्लूड किया गया है। तो एक चीज तो यहां पर ओवरकम कर दी गई है, सर्विस वाले पॉइंट को। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट चीज ये बोल रहे हैं कि उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो था वो किसका था, मैन्युफैक्चर्ड आइटम का। लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, वो है फूड एंड बेवरेजेस का। बात समझ में आ रही है। तो जो सेकंड प्रॉब्लम थी मैन्युफैक्चर्ड आइटम के वेटेज वाली, वो समस्या भी यहां पर खत्म कर दी गई। और डब्ल्यूपीआई में आपने देखा कि वहां पर जो डेटा का कलेक्शन हो रहा है वो होलसेल लेवल पर हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर रिटेल पर होता है, इसलिए वो एक प्रॉब्लम थी जिसको सीपीआई में खत्म किया गया। तो सीपीआई है ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर जो डेटा है वो रिटेल लेवल पर लिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो तीनों प्रॉब्लम जो थी वो सीपीआई में खत्म कर दी गई और सीपीआई को मेन इंडेक्स बना दिया गया। और सीपीआई के बेसिस पर ही जब ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है या बाकी चीजें हैं, तो उनके बेसिस पर ही आरबीआई क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या, तो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि आरबीआई लगातार अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बाकी चीजों में चेंजेस कर रही है। तो ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं। और ये किस पर बेस्ड होते हैं, तो ये अब प्रेजेंट में बेस्ड है सीपीआई के डेटा पर। सीपीआई से अगर पता चल रहा है इन्फ्लेशन है तो इनके रेट में इंक्रीमेंट होगा, बाकी चीजें होंगी। पता चल रहा है डिफ्लेशन है तो इनके रेट में डिक्रीमेंट होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई था, जो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।